हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 32 लेके आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आहान के जहन में बस राह की ही बातें घूम रही थी। क्या आपने कुकी दी को कभी देखा है उन पैसों से अय्याशी करते हुए? क्या आपने उन्हें देखा है उन पैसों से बार पॉप क्लब पार्टी की करते हुए? क्या आपने देखा है कुकी दी को किसी महंगे मॉल में शॉपिंग करते हुए? क्या आपने देखा है उन्हें किसी गैर मर्द की बाहों में सोते हुए? अचानक आहान अपनी आंखें खोलता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हाँफती फूलती सांसें, माथे पर पसीना उभर आया था। वो अपने बेकाबू सांसों को काबू में करते हुए आहन अपना मोबाइल उठाता है और किसी को कॉल करता है। 3-4 रिंग जाने के बाद उधर से किसी की अलसाई सी आवाज़ आई। हेलो, लिसन टू मी केयरफुली ध्रुव, आहन ने कहा। कौन है? छोटे गब्बर सिंह रायजादा की तरह आवाज़ आ रही है। दिन में वो गब्बर सिंह रायजादा सुकून से रहने नहीं देता और ये रात में छोटा गब्बर कॉल करके नींद हराम करके रखा है। अरे तुम दोनों भाइयों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इंसान को दोपहर सुकून से सोने भी नहीं दोगे क्या? माना कि आप दोनों इतने बड़े कंपनी चलाते हैं, इसीलिए आप दोनों की नींद चैन सब गायब है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है भाई? मैं तो एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ। इतना काम का प्रेशर देते हो कि मैं अपनी बीवी का प्रेशर नहीं दे पाता। शादी को पूरे 2 साल हो गए, अभी तक उनकी कोख सुनी है। 2-4 बातें तो रोज़ सुनाती है वो। नींद में ध्रुव बड़बड़ाए जा रहा था। अगर जॉब करने से इतनी ही दिक्कत है तो जॉब छोड़ क्यों नहीं देते? हमारी कंपनी को तुम जैसे सिंसियर, पंक्चुअल, कामयाब, मेहनती इंसान की ज़रूरत नहीं है ध्रुव। कल ऑफिस आकर रेजिग्नेशन लेटर लेकर जाना। आहन ने सख्त आवाज़ में कहा। आहन की बातें सुनकर एक पल में ध्रुव की सारी नींद गायब हो गई। वो हड़बड़ाते हुए उठा और कहा, सॉरी सॉरी सर, मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन और योर एंगेजमेंट सर। ओह जस्ट शट अप, जिस बात के लिए कॉल किया है वो सुनो। मेरी पर्सनल असिस्टेंट को जानते हो? आहन ने कहा, हाँ सर जानता हूँ सर, मिस कात्यायनी जायसवाल। ध्रुव ने कहा, 1 घंटे के अंदर मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे कैबिन के टेबल पर चाहिए। 6 महीने में वो कहाँ गई थी, किससे मिली थी, किस किस के साथ उसके कॉन्टैक्ट थे, उसकी फैमिली डिटेल्स। आई नीड ऑल दैट फकिंग डिटेल, गॉट इट? आहन इतना कहकर ध्रुव की बातें सुने बगैर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। बेचारा ध्रुव मुंह बनाकर एक नज़र अपने मोबाइल को देखता है और गुस्से से कहा, गब्बर सिंह रायजादा कहा कि जब नींद खुलती है तो वो खुद को यतीश की बाहों में पाती है। यतीश उसे कडल करके सो रहा था। उसका हैंडसम सा चेहरा राहा के सामने था। राहा उसे एकटक निहारने लगती है। हल्के भूरे रंग, तीखे नए नक्श, शार्प नोज, परफेक्ट जॉ लाइन, पतले होठ, हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव फेशियल फीचर था उसका। सोने की वजह से उसके बाल उसके माथे पर बिखर गए थे। राहा अपना हाथ बढ़ाकर यतीश के माथे से उसके बाल हटाती है और अपने होठ उसके माथे पर रखती है। गुड मॉर्निंग, राहा यतीश के कान के पास जाकर बोली। गुड मॉर्निंग क्रिस प्रिंसेस, यतीश अपनी आंखें बंद करके कहा। तो राहा ने कहा, आप जगे हुए हैं? मैं सोया ही कब था, यतीश ने अपनी आंखें बंद करते हुए ही कहा। मतलब? राहा नासमझी में बोली, मतलब जब इतनी सुंदर बीवी अपने पास हो तो बंदा को नींद कैसे आ सकती है? वो कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है। अगर मैं सो रहा होता तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी बीवी इतने प्यार से मुझे गुड मॉर्निंग विश करती है? राहा के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ जाती है। यहाँ दो ना, नीतीश अपने होठों पर 2 बार उंगली टैप करके कहा। राहा ना में गर्दन हिलाकर वहाँ से चाटने लगती है, जिससे यतीश उसकी कलाई पकड़कर झट से अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे राहा जाकर सीधा यतीश के ऊपर गिरती है और उसके लंबे बाल यतीश के चेहरे पर बिखर जाते हैं। यतीश अपने चेहरे से बाल हटाकर राहा के कान के पीछे करता है और कहता है, मैं हमेशा थोड़ी ना तेरे करीब आता हूँ, फिर भी इतने नखरे क्यों दिखाती हो? यतीश ने कहा, इसे नखरा नहीं कहते। राहा बोली, तो फिर क्या कहते हैं? यतीश ने पूछा। हमें शर्म आती है, राहा नज़रें बचाते हुए बोली। मुझे कैसी शर्म? मुझे एक बात याद दिला दो, हमारे बीच वो सब कुछ हो चुका है वाइफी, जो एक पति और पत्नी के बीच होता है। यतीश मुस्कुराते हुए कहा, सुबह सुबह परेशान करने के लिए आपको हम ही मिले थे क्या?
छोड़िए हमें, राहा यतीश के ऊपर से उठने की कोशिश करते हुए बोली। लेकिन यतीश उससे और ज़ोर से अपने नीचे दबोच लेता है। यतीश जाने दीजिए ना, राहा लाचारगी से बोली। तभी धड़ाम से स्टडी रूम का दरवाज़ा खुलता है और तनिष्क अपनी आंखें मलते हुए अंदर आता है। उसके चेहरे पर दुनिया भर की नींद झलक रही थी। राहा दीदू, राहा दीदू, तनिष्क बार बार पुकार रहा था। यतीश और राहा दोनों की नज़र दरवाजे की तरफ जाती है। तनिष्क को दरवाजे पर देखे राहा झट से यतीश से दूर हो जाती है, लेकिन यतीश फिर से उसे अपने ऊपर खींच लेता है और तनिष्क की तरफ देखकर कहा, तनिष्क तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। बच्चा है वो यतीश, आप उसके साथ ये कैसी बातें कर रहे हैं? राहा बोली, लेकिन सर आपने कहा था ना हमें आज हॉस्पिटल जाना है मेरी कीमोथेरेपी के लिए। तनिष्क आंखें बंद करके ही कहा। नींद की वजह से उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। तुम जाकर रेडी हो जाओ तनिष्क, यतीश ने कहा। कुकी दी सो रही हैं, मुझे कौन तैयार करवाएगा? तनिष्क ने कहा। राहा दी तो सो रही है, उन्हें मुझे कौन तैयार करेगा? मंकी उन्हें मत जगाना, आज तुम्हें मैं तैयार कर दूंगी, राहा बोली। तो चलिए ना दी, तनिष्क ने कहा। तुम चलो, हम 5 मिनट में आते हैं, राहा ने कहा तो तनिष्क वहाँ से चला जाता है। किसी प्रिंसेस, यतीश ने शरारती से कहा। राहा शर्माते हुए यतीश की होठ पर एक छोटी सी किस करती है और वहाँ से भाग जाती है। डैम टेस्टी प्रिंसेस, यतीश अपने होठ पर जीभ फिराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद राहा खुद तैयार होकर तनिष्क के रूम में चली जाती है। तनिष्क गुस्से से उसे घूर रहा था क्योंकि राहा ने बहुत देर कर दिया था। राहा दीदू, फिर से देर कर दिया ना आपने? तनिष्क ने मुंह बनाकर कहा। सॉरी मंकी, चलो मैं तुम्हें फटाफट से रेडी कर देती हूँ, राहा बोली। राहा तनिष्क को नहलाकर उसे कपड़े पहनाती है, फिर उसके बाल सेट करके उसके माथे पर छोटी सी किस करके बोली, अब सही है, तुम अब लग रहे हो बिल्कुल बंदर जैसे। तनिष्क मुँह बनाता है जिससे राहा हंस पड़ती है। राहा तनिष्क को लेकर अपने रूम में आती है। यतीश भी अभी अभी रेडी हो चुका था, वो अपने कलाई पर वॉच बांध रहा था। सर, यतीश को देखकर तनिष्क ने कहा। यतीश बिना तनिष्क की तरफ देखकर कहा, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं सर। तनिष्क ने कहा, आई नो। यतीश मिरर में अपने बाल सेट करते हुए अकड़ कर कहा, आप मेरी कुकी दी से शादी करोगे? तनिष्क ने चहक कर कहा। यतीश हैरानी से उसे घूरने लगा और राहा भी अपनी आंखें छोटी करके तनिष्क को घूर रही थी। यतीश अपना चेहरा नॉर्मल करके अब बेड पर रखे अपनी बेल्ट उठाकर अपनी पैंट में सेट करते हुए कहा, अब मुझे पता चला कि तुम्हें सब बंदर कह के क्यों बुलाते हैं। क्यों? तनिष्क ने पूछा। क्योंकि वाकई में तुम बंदर हो, यतीश ने कहा। तनिष्क मुँह बना लेता है और राहा ठहाका मारकर हंसने लगती है। राहा देखती है कि यतीश के शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स खुले हुए हैं, जिसे उसके ब्रांड चेस्ट पर बने प्रिंसेस टैटू रिवील हो रहा था। राहा उसके बटन्स बंद करते हुए बोली, जल्दी आइएगा। हाय, इतने प्यार से कहोगी तो हम नहीं जा पाएंगे, यतीश राहा की कमर पर जोर से पिंच करते हुए कहा, जिससे राहा उचक जाती है। आप बहुत बुरे हैं यतीश, राहा अपने कमर सहलाते हुए बोली। चलिए चलकर नाश्ता कर लीजिए, राहा ने कहा और तनिष्क को लेकर वो वहाँ से हॉल में चली जाती है। राहा अपने हाथों से तनिष्क को नाश्ता कराती है, फिर यतीश तनिष्क को लेकर वहाँ से चला जाता है। राहा उन्हें बाय बोलकर वापस हॉल में आती है। कुकी अभी तक रूम से बाहर नहीं आई थी। राहा कुछ सोचकर अपने हाथ में कॉफ़ी कप लिए यतीश के रूम में आती है। राहा देखती है कि रूम में कोई नहीं है। वो समझ जाती है कि कुकी अपने रूम में चली गई है। राहा वहाँ से कुकी के रूम में चली जाती है। कुकी मिरर के सामने खड़ी होकर अपने सूट के अंदर पेट पर एक तकिया रखकर उसे बार बार अपने हाथों से सहला रही थी और खुद से मुस्कुरा रही थी। देखने से उसका पेट बेबी बम्प लग रहा था। राहा कॉफ़ी कप साइड में रखकर अपनी हथेलियों की मुट्ठी बनाती है और प्यार से कुकी के बेबी बम्प पर मारती है। आउच, बेबी को दर्द होगा छोटी, कुकी मुस्कुराते हुए बोली। राहा मुस्कुरा देती है और कुकी के बेबी बम्प पर कप रख के बोली, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। बेबी को भी कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। कुकी कॉफ़ी के घूंट भरते हुए बोली, छोटी मेरा बेबी बम्प क्यों नहीं दिख रहा है? प्रेगनेंसी के पहले महीने में बेबी बम्प नहीं दिखता है दी, इसमें 4-5 महीने लग जाते हैं, राहा बोली। तुझे कैसे पता? कुकी ने पूछा। विजय, आपको याद है दी? कुकी बोली।
वही ना जो तुझे हैरेस करता था कॉलेज में, कुकी बोली। तो राहा हाँ में सर हिलाती है। वो 2 महीने पहले उसने मुझे झूठे प्रेगनेंसी के जाल में फंसाकर यतीश से हमें अलग कर दिया था। यतीश हमें चाचा चाची के घर छोड़ आए थे। उन्हें लगा कि हम किसी और के बच्चे की माँ बनने वाले हैं। तब हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे। तब डॉक्टर ने प्रेगनेंसी के बारे में हमें सब कुछ बताया था। राहा धीमी आवाज़ में बोली। और उस विजय का क्या हुआ? कुकी ने कहा। यतीश ने उसे जान से मार डाला, राहा बोली। कुकी शॉक्ड होकर राहा को देखने लगती है। बाप रे, यतीश सर तो बहुत खतरनाक है। और कुकी बोली, और पॉजिटिव भी। कुकी मुस्कुराते हुए बोली, हमें लेकर। राहा बोली, सर बहुत प्यार करते हैं ना तुझको? कुकी ने कहा, पता नहीं, कभी जताते नहीं। राहा धीमी स्वर में बोली, आप कहीं जा रही हैं क्या कुकी दी? कुकी एक हल्के गुलाबी रंग के अनारकली सूट पहने तैयार हुई थी, जिसे देखकर राहा बोली, निधि से मिलने जा रही हूँ। कुकी बोली, दी आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको इस हालत में हम बाहर जाने नहीं देंगे। राहा बोली। कुकी बोली, कुछ नहीं होगा छोटी, बस 1 घंटे का काम है निधि से, फिर वापस आ जाऊँगी। हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते हैं दी, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। राहा बोली, कुछ नहीं होगा मेरी दादी अम्मा, 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी। राहा बेमन से हाँ में गर्दन हिला देती है। दोनों वहाँ से हॉल में आ जाते हैं। दादी भी अभी अभी मंदिर से आई थी। दादी कुकी के बाजू पर एक धागा बांधते हुए बोली, ये रक्षा धागा है कात्यायनी, ये आपको और आपके बच्चे को हमेशा रक्षा करेगा। तभी आहान अपनी उंगली में कार की चाबी घुमाते हुए वहाँ से गुजरता है। आहन भैया, राहा ने आवाज़ लगाई, आप कहीं जा रहे हैं? ऑफिस, आहान ने कहा। तब तो सही है, आप कुकी दी को निधि दी के घर छोड़ दीजिएगा, उनका घर आपके ऑफिस के रास्ते में ही है। राहा बोली, रहने दीजिए राहा, ड्राइवर कात्यायनी को छोड़ देगा। पीछे से स्वामिनी जी बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉम, आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं जा रहा हूँ। आहान कुकी की तरफ देखकर कहा। राहा कुकी के हाथ पर अपना हाथ रखकर पलकें झपका देती है तो कुकी हाँ में गर्दन हिला देती है। कुकी और आहान दोनों बाहर चले आते हैं। थोड़ी देर में आहान और कुकी कार में थे। आहान ड्राइविंग सीट पर बैठा था और कुकी पैसेंजर सीट पर। आहान के मोबाइल पर बार बार ध्रुव का कॉल आ रहा था, जिसे आहान बार बार साइलेंट कर रहा था। कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और कार के अंदर खामोशी छाई हुई थी। कुकी की नज़र बाहर झांक रही थी और आहान की नज़र कुकी पर टिकी थी। वो कभी उसके चेहरे को देखता तो कभी उसके पेट को। आहान खुद को रोक नहीं पाता और कुकी के पेट पर अपना हाथ रखता है, दूसरे हिप पर। कुकी गुस्से से आहान का हाथ झटक देती है। मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ सर, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। कुकी बोली, बस थोड़ी देर और कुकी, फिर तुम्हारा सच मेरे सामने होगा। आहान अपने मन में कहा। कुकी अचानक से कुकी को एक बेचैनी महसूस होती है, उसे उल्टी जैसी फीलिंग आती है। कुकी आहान के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है, जिस हाथ से वह स्टीयरिंग संभाल रहा था। सर प्लीज़ कार रोकिए, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। कुकी बेचैन होते हुए बोली, तुम ठीक हो? आहान ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर, प्लीज़ कार रोकिए। ओ गॉड, आहान ने कहा और जल्दी से कार रोकता है। क्योंकि बाहर आकर रोड के किनारे पर उल्टी करने लगती है। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, फिर भी उसे उल्टियाँ आ रही थी। आहान उसके बगल में खड़ा होकर बेचैनी से उसके पीठ रब कर रहा था। उल्टी कर करके कुकी के आंखों से आंसू आ गए, फिर भी उल्टियाँ बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। अब उसके पेट में दर्द होने लगा। आहान देखता है कि कुकी का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका है, पसीने से उसका चेहरा भीग गया। आहान अब बेचैन होने लगा। कुकी तुम ठीक तो हो ना? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आहान कुकी के दोनों बाजू पकड़कर कहा। आहान सर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुकी अब रोते हुए बोली, हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम चिंता मत करो। आहान ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आहान सर, प्रेगनेंसी के पहले महीने में ये सब होना आम बात है। मुझे आप घर छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे हम घर जाएंगे, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, मैंने कहा ना हम डॉक्टर के पास जाएंगे। आहान ने थोड़े गुस्से में कहा। आहान अपनी जैकेट निकाल कर कार के बैक सीट पर फेंकता है
और कुकी को अपनी गोद में उठाकर अंदर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। कुकी वाटर बोतल निकालकर कार के अंदर ही अपने चेहरे पर पानी से छींटे मारने लगती है। अहान फुल स्पीड से कार ड्राइव कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद अहान की कार आकर एक हॉस्पिटल के सामने रुकती है। अहान कुकी को अपने गोद में उठाकर लगभग दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाता है। कुकी तो बस हैरानी से अहान को ही देख रही थी। डॉक्टर डॉक्टर अहान कुकी को गोद में लिए चिल्ला रहा था। तभी एक डॉक्टर जो शायद अहान को जानता था अहान के पास आकर कहा, मिस्टर रायजादा आप यहाँ। अहान चिल्लाते हुए कहा, कॉल अ लेडी डॉक्टर राइट नाउ। अहान कुकी को एक वार्ड में ले जाकर उसे बेड पर लिटा देता है। तभी एक लेडी डॉक्टर वहाँ आती है। डॉक्टर प्लीज़ चेक हर, इसे उल्टियाँ आना बंद नहीं हो रही, इसके पेट में भी दर्द हो रहा है, ये प्रेग्नेंट है, प्लीज़ चेक हर। अहान ने तड़प कर कहा, मिस्टर रायजादा प्लीज़ अब बाहर जाइए, लेट मी चेक हर। वो डॉक्टर बोली। अहान वहाँ से बाहर आ जाता है और इधर से उधर चक्कर काटने लगता है। उसे अजीब अजीब ख्याल आते रहे थे। अपनी बेचैनी को कम करने के लिए अहान सिगरेट निकालकर अपने होठों पर लगाता है। तभी उसकी नज़र नो स्मोकिंग साइड बोर्ड पर जाती है। अहान गुस्से से सिगरेट को बगल डस्टबिन में फेंकता है। अहान गुस्से से वार्ड के अंदर घुस जाता है तो देखता है कि वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए कुकी से बातें कर रही थी। अरे मिस्टर रायजादा आप तो बहुत पॉजिटिव है, बस उल्टी आने पर आप अपनी बीवी को यहाँ ले आए, ये ठीक तो है ना? अहान ने पूछा। मैं देखिए मिस्टर रायजादा आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी पीरियड में उल्टी आना आम बात है और रही बात पेट में दर्द की तो ये दर्द आमतौर पर गर्भाशय के बढ़ने और हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है, डॉक्टर ने कहा। वो डॉक्टर अहान के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, ख्याल रखिएगा अपनी बीवी का, दोबारा ये जरा सी उल्टी होने पर हॉस्पिटल मत ले आना। अहान हाँ में गर्दन हिला देता है तो डॉक्टर वहाँ से चले जाती हैं। अहान कुकी के पेट पर हाथ रखकर कहा, अब भी दर्द हो रहा है क्या? कुकी ना में सर हिला देती है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद ऑफिस जाऊँगा। कुकी धीमी आवाज़ में बोली, अहान सर प्लीज़ छोड़िए, मुझे वॉशरूम जाना है। कुकी वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। तभी अहान की मोबाइल पर एक कॉल आता है। अहान कॉल पिक करके वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद अहान कॉल अटेंड करके वापस आता है तो देखता है कि कुकी कहीं भी नहीं है। उसे लगा कुकी वॉशरूम से अभी आई ही नहीं। अहान वहीं पर खड़ा होकर उसका इंतज़ार करने लगता है कि बहुत देर तक जब कुकी बाहर नहीं आता तो अहान खुद वॉशरूम के सामने जाकर डोर नॉक करते हुए कहा, कुकी बाहर आओ, हमें घर भी जाना है, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। तभी अहान की नज़र एक कोने में पड़े कुकी के मोबाइल पर जाती है। कुकी जो बैंगल्स पहनती थी वो एक साइड में पड़े हुए थे, उसका दुपट्टा एक तरफ पड़ा हुआ था। अब अहान हैरानी से सब कुछ समेटता है और झट से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाता है तो अंदर कोई नहीं था। अहान गुस्से से चिल्लाकर कहा, अब ये लड़की कहाँ चली गई? अहान बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते हुए हॉस्पिटल के सिक्योरिटी रूम की तरफ जाता है। अहान गुस्से से चिल्लाकर कहा, देखिए एक लड़की मिल नहीं रही, फुटेज चेक करना बहुत ज़रूरी है, मुझे अंदर जाने दीजिए वरना। उसकी धमकी सुनकर गार्ड को भी गुस्सा आ जाता है। वरना क्या कर लोगे तुम? हमारे हॉस्पिटल में आकर हमें ही धमका रहे हो? वो गार्ड भी गुस्से से कहा। अहान यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। वो अपने माथे पर 2 उंगली रखता है और रब करते हुए कहा, 1 लाख। ओह हेलो मिस्टर, तुम्हें क्या हम लालची इंसान लगते हैं? तुम मुझे लालच दे रहे हो, पुलिस को कहकर अंदर। वो इतना ही कहा था कि अहान ने कहा 2 लाख। वो गार्ड चौंक कर अहान को देखता है। चलो ठीक है 3 लाख, आई थिंक इतना काफ़ी है तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए। अहान एक तीखी नज़र गार्ड पर डालकर कहा, ऑनलाइन या कैश? वो गार्ड दंग होकर कहा। अहान के चेहरे पर एक कातिल मुस्कुराहट आ जाती है, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इतना कहकर अहान सिक्योरिटी रूम के अंदर घुस जाता है। अहान थोड़ी देर पहले की फुटेज चेक करता है तो हैरानी से उसकी आंखें फैल जाती है, उसके तो पैर जैसे बर्फ़ की तरह जम जाते हैं।
कुकी अपना दुपट्टा ठीक करते हुए वॉशरूम से बाहर आ रही थी कि तभी दो नकाबपोश आदमी वहां से आते हैं और वो दोनों आदमी कुकी के हाथ को पकड़ लेते हैं। कुकी खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर पटक कर छटपटाने लगती है। तभी पीछे से एक आदमी आकर उसके मुंह पर रुमाल रखता है। थोड़ी देर में वो बेहोश होकर नीचे फर्श पर धड़ाम से गिर जाती है। उसके बेहोश होने के बाद वो लोग सबसे नज़रें बचाकर कुकी को एक कारपेट पर रोल करते हैं और वहाँ से उसे ले जाते हैं। ये देखकर तो अहान की सांसें ही जैसे थम सी गई। अहान तुरंत यतीश को कॉल करता है। हेलो भाई, अहान कांपते आवाज़ में कहा। यतीश अभी अभी हॉस्पिटल से वापस पैलेस आया था। वो हॉल के काउच पर आंख बंद करके बैठा हुआ था तो उसने कॉल आंसर किया। क्या हुआ भाई? वो लोग कुकी को ले गए, अहान ने कांपते हुए कहा। कौन ले गए? यतीश ने पूछा। भाई, कुकी किडनैप हो गई, कुछ लोग उसे उठाकर ले गए। भाई प्लीज़ उसे बचा लीजिए, वो प्रेग्नेंट है भाई, अहान ने कहा। शर्म आनी चाहिए तुझे अहान, शेम ऑन यू, तू खुद उसका किडनैप करवाया होगा, अब मेरे सामने सिंपैथी जता रहा है। यतीश गुस्से से दांत पीस कर कहा। अहान भौचक्का रह जाता है। भाई ट्रस्ट मी, मैंने कुकी का किडनैप नहीं करवाया। मैं उसे क्यों किडनैप करवाऊंगा भाई, जब मुझे ये पता है कि वो प्रेग्नेंट है। कोई और है भाई जो उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसे बचा लीजिए भाई, अहान ने कहा। अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अहान, माइंड इट, यतीश ने गुस्से से कहा। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं एक वीडियो रिकॉर्डर आपको भेज रहा हूँ भाई, आप खुद ही देख लीजिए, अहान ने कहा। यतीश गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट करता है और बिना वक्त गवाए वहाँ से जाने लगता है। राहा जो यतीश के पीछे ही खड़ी थी वो अहान की बातें सुन रही थी। हैरानी से उसकी आंखें फैल गई थी। राहा यतीश का कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कुकी दी को कुछ नहीं होना चाहिए यतीश, ना ही उसके बच्चे को। मुझे मेरी कुकी दी सही सलामत चाहिए। यतीश राहा का हाथ अपने कॉलर से छुड़ाकर कहा। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे के अंदर तेरी कुकी दी तेरे सामने होगी प्रिंसेस, वो भी सही सलामत। उसे कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही मैं उसके बच्चे को कुछ होने दूंगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है यतीश। इधर एक खाली गोदाम के चारों तरफ अंधेरा छाया था। उसके बीचों बीच कुकी एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ पैर कुर्सी से बंधे थे। तभी वो कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। खुद को अनजान जगह पाकर वो सहम सी जाती है। कौन है? कुकी चिल्लाते हुए बोली, लेकिन उसकी आवाज़ वापस उसके कानों में पहुंचती है क्योंकि वहां पर कोई नहीं था। तभी एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है और किसी के कदमों की आहट उसके कान में सुनाई देती है। कुकी डर से खुद में ही सिकुड़ने लगती है। तभी एक आदमी कुकी के सामने आता है। उस शख्स को देखकर कुकी दंग रह जाती है। कुकी हैरानी से बोली, करण सर, तू तो उस दिन मर गई थी ना, आपने नस काट लिया था तूने, तो फिर तू कैसे बची? कोई बात नहीं, आज इन हाथों से मैं तेरी जान लूँगा संतरा। करण एकदम से चुप हो जाता है और कुकी के पेट पर हाथ रखकर कहा, सुना है तो उस अहान के बच्चे की माँ बनने वाली है। आज माँ और बच्चा दोनों मरेंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कुकी की आंखें ये सुनकर तो चौड़ी हो जाती है। खबरदार, जो मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल कर हाथ में थमा दूंगी, समझा? कुकी चिल्लाते हुए बोली। पानी सिर के ऊपर चला गया लेकिन हौसला नहीं टूटा। गुड गुड गुड, वेरी गुड, करण शैतानी मुस्कुराहट लिए कहा। मरना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं तेरा रस तो ज़रूर पीऊँगा मेरी संतरा। करण सर, आपके दोस्त की बीवी हूँ मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं अहान सर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपको पता भी है जब अहान सर को इस बारे में पता चलेगा तो वो आपका हाल क्या करेंगे? कुकी रोते हुए बोली, यही तो तुम्हारी गलती है संतरा कि तुम उस अहान की बीवी हो, कि तुम उस अहान के बच्चे की माँ बनने वाली हो। उस अहान को तोड़ने के लिए तो तुम्हें मरना ही होगा संतरा।
करण ने दांत पीस कर कहा। लेकिन आहान सर तो आपके दोस्त हैं ना? कुकी हैरानी से बोली। दोस्त? माय फुट। कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो मेरा। मैं नफ़रत करता हूँ उससे। सुना तुमने? नफ़रत। उसके साथ रहकर उसे इस कदर तोड़ दूंगा कि वो खुद समझ नहीं पाएगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो कमीना प्यार करता है ना तुझसे। अब मैं देखता हूँ उसकी बीवी और उसके बच्चे की जान के बाद वो साला जीता कैसे है। अब वो घुट घुट कर जिएगा, एक एक पल तड़पेगा। जब मेरे जहन को सुकून मिलेगा उसकी ज़िंदगी को मैं मौत से बदतर बना दूंगा। ना वो जी पाएगा ना वो मर पाएगा। ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसे मौत का एहसास करवाऊंगा, लेकिन इतनी आसानी से उसे मौत नहीं मिलेगी। वो टूटेगा, वो पूरी तरह से टूटेगा। तुझे तो मैं 2-4 दिन मार देता संतरा, जिस दिन मुझे पता चला कि तू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन वो यतीश तुझे अपने साथ ले गया। किस्मत अच्छी थी तेरी जो तू बच गई, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती संतरा। कुकी बोली, अगर तुझ जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन यतीश अपने छोटे भाई को कुछ होने नहीं देंगे। उन्हें मारना तो दूर, तो उसे छू भी नहीं पाएगा। क्या करेगा यतीश? कुछ नहीं करेगा वो। तुझे लगता है वो आहान को बचाएगा? वो तो खुद आहान से नफ़रत करता है बेबी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आहान मरे या जिए। करण ने कहा, चल मैं तुझे छोड़ देता हूँ। नहीं मारने वाला मैं तुझे, लेकिन उसके बदले तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। उस आहान को छोड़कर तुम मेरी रखेल बन जा। मैं रानी की तरह रखूँगा तुम्हें। बीवी से ज़्यादा तुझे प्यार करूँगा संतरा। उस दिन तो सिर्फ तुझे जलील किया था, लेकिन मैं तुझे पलकों पर बिठा कर रखूँगा। पहली बात, तुझ जैसे घटिया इंसान की रखेल बनने से पहले मैं मरना पसंद करूँगी। और दूसरी बात, कुकी मुस्कुराते हुए बोली, तेरी तबाही हूँ मैं। तेरे मरने की वजह तो मैं ही बनूँगी और तुझे जान से मैं ही मारूँगी। तेरी मौत सिर्फ मेरे ही हाथों लिखी है और इसे कोई धमकी मत समझना। यही नियति है। उस नियति को मैं पलट कर रख दूंगा संतरा, करण ने कहा और उसके होठों के करीब झुकने लगा। क्योंकि अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। उफ, ये अदा, इसी अदा के तो हम कायल हैं सनम। करण कुकी के गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, इधर रायजादा पैलेस में स्वामिनी जी राहा के बगल में बैठती है और उसका सर अपनी गोद में रखती है। कुकी दी ने किसी का क्या बिगाड़ा है आंटी जी? क्यों सब उसकी जान के पीछे पड़े हैं? पहले से ही वो अपनी ज़िंदगी के इतनी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। भगवान इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं आंटी जी? अगर आज उन्हें कुछ हो गया तो हम तनिष्क को क्या ही जवाब देंगे? राहा रोते हुए बोली, राहा मेरी बच्ची, आप खुद को संभालिए। यतीश गए हुए हैं ना, वो कात्यायनी को कुछ नहीं होने देंगे। वो और उनका बच्चा सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। दादाजी राहा के सर पर हाथ रखकर बोले, भगवान बेरहम नहीं है बेटा, दुआओं में बहुत असर होता है। कात्यायनी जहाँ भी है भगवान करे वो ठीक है, उनके साथ कुछ गलत न हुआ हो। तभी प्रेम वहाँ आकर कहा, दादी मैं यतीश के साथ जा रहा हूँ। यतीश मेरा बाहर इंतज़ार कर रहा है। प्रेम जी, आपकी तबीयत पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुई है। वहाँ आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप वहाँ नहीं जाएंगे। राहा बोली, मैं ठीक हूँ राहा, कुकी को वहाँ कुछ नहीं होगा। प्रेम प्यार से राहा के गाल पर हाथ रखकर कहा, अपना ख्याल रखिए। राहा ने कहा तो प्रेम हाँ में गर्दन हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी आदि भी प्रेम के पीछे जाने लगता है। दादी मैं भी यतीश भाई के साथ जा रहा हूँ। दोनों भाइयों को मेरी ज़रूरत है, जाने दीजिए आदि जी को। स्वामिनी जी, वो नहीं रुकने वाला, खास करके तब जब यतीश और आहान खतरे में हो। दादी लाचारगी से बोली। तीहू दादी के गोद में सर रखकर बोली, दादी तनिष कहाँ है? तनिष अपने रूम में है। वो हॉस्पिटल से आते वक्त ही सो गया था, उसे कुछ नहीं पता कात्यायनी के बारे में। दादी बोली, इधर
बाहर यतीश और प्रेम कार में थे। प्रेम ड्राइव कर रहा था और यतीश पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। यतीश के हाथ में एक आईपैड था जिसे वो हॉस्पिटल की पार्किंग एरिया की वीडियो देख रहा था, जिसमें कुछ नकाबपोश आदमी कुकी को कारपेट में रोल करके एक कार के अंदर डाल रहे थे। यतीश उस कार की नंबर प्लेट को काफ़ी गौर से देख रहा था। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। यार, ये लोग कितने घटिया है। कुकी को कारपेट में लपेट कर ले गए और ये हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स पता नहीं कहाँ घास चरने गए थे। प्रेम गुस्से से कहा, अगर चोर चुराने का सोचे तो कहीं भी रास्ता मिल जाता है। प्रेम, मैंने उसे वादा किया है कि मैं उसे और उसके बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और यतीश सिंह रायजादा अपना हर वादा निभाता है। अगर आज उसे या उसके बच्चे के साथ कुछ हुआ तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। प्रेम, यतीश ने सीरियस टोन में कहा। यतीश अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल करके अपनी सर्द आवाज़ में कहा, एक कार का नंबर सेंड कर रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर मुझे उस कार की सारी डिटेल्स चाहिए। तभी अचानक से एक बुलेट आकर उसकी कार के सामने रुकती है। प्रेम, जो यतीश से बातें करने में व्यस्त था, तुरंत कार का ब्रेक दबाता है, जिससे यतीश का सर जाकर उस डैशबोर्ड पर लगता है। दर्द से उसके मुंह से एक आँख निकल जाती है। प्रेम, अगर ड्राइव नहीं करना चाहता तो बता दे, मैं खुद कर लूँगा, खामखा एक्सीडेंट तो मत कर। यतीश अपना सर सहलाते हुए कहा, शुक्र है उसे कुछ नहीं हुआ था। प्रेम कार की विंडो से अपना सर निकाल कर चिल्लाते हुए कहा, अबे साले, मरना है क्या? तभी आदि प्रेम की तरफ बढ़ते हुए कहा, अरे ओ प्रेम भाई, आपने तीहू से शादी कर ली है क्या, जो मुझे साला बुला रहे हो? कब से आवाज़ दे रहा हूँ, हॉर्न बजा रहा हूँ, लेकिन आप दोनों तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे छोड़कर वहाँ क्यों चले आए भाई? कहा था ना मैंने भी कि आप दोनों के साथ मैं भी आऊँगा। यतीश अपने सर पर हाथ मारकर कहा, लो हो गई कांड। आदि, हम कोई पार्टी या फंक्शन में नहीं जा रहे हैं जो तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। वहाँ कुकी की जान दांव पर लगी है और तुझे अपनी जिद की पड़ी है। चुपचाप घर जा, वरना मार मार कर मैं कबूतर बना दूंगा तुम्हें। यतीश ने गुस्से से कहा। आदि आकर बैक सीट पर बैठते हुए कहा, भाई, अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। प्रेम भाई, आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए। प्रेम और यतीश दोनों घूरकर आदि को देखते हैं और प्रेम कार स्टार्ट करता है। इधर गोदाम में करण जबरदस्ती कुकी को किस करने की कोशिश कर रहा था और कुकी गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ चिल्ला रही थी, दूर रहे मुझसे, मैंने कहा ना दूर रहे, वरना छोड़ूंगी नहीं तुझे। सामने तेरी मौत मंडरा रही है और अकड़ तो देखो महारानी की। करण भी गुस्से से कहा, मेरी किस्मत इतनी खोटी भी नहीं है कि मैं तुझ जैसे कमीने के हाथ से मरूंगी। तो मुझे छुए उससे पहले मैं अपनी जान न ले लूं। मुझे पाना तो दूर, तो मुझे छू भी नहीं पाएगा। तेरा नापाक हाथ मेरे जिस्म को छूने से पहले मैं इस जिस्म को ही ना मिटा दूंगी। कुकी ने दांत चबाते हुए कहा। करण गुस्से से उसके बाल मुट्ठी में भरता है, जिससे कुकी के मुंह से एक आह निकल जाती है। करण ने कहा, वो आहान तुझे इतना जलील करता है, इतनी तकलीफ देता है, इतना दर्द और इतना तड़पाता है कि तेरी आत्मसम्मान के चिथड़े तक उड़ा चुका है वो, फिर भी आहान के पीछे तू बावली हुए जा रही है। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं तुझमें? किस मिट्टी की बनी है तू? आहान सब जैसे भी हैं मेरे पति हैं और तू मेरा कोई नहीं। आहान सब मुझे दर्द दे फिर, या दर्द देकर मार दे। तू होता कौन है हमारे बीच में बोलने वाला ब्लडी हेल? कुकी ने चीखते हुए कहा, जिस आहान को तू अपना पति परमेश्वर मानती है, पता है उस आहान की सच्चाई क्या है? अगर उसकी सच्चाई तुझे पता चलेगी तो तेरी कसम तू खुद अपनी जान दे देगी। करण ने कहा, क्या 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 है करण सर, आहान सर की सच्चाई? कुकी कांपते होठों से बोली, जल्द पता चल जाएगा बेबी, बस थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो। कुकी की नज़र सामने डॉक्टर्स की टीम पर जाती है, जो कि उसके सामने
वाइट कोट पहने उसकी तरफ बढ़ रहे थे। करण कुकी के हाथों से रस्सी खोलता है। करण के गार्ड भी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? करण सर, कुकी को अब डर लगने लगा था। करण कुकी को वहाँ पर एक स्ट्रेचर पर लिटा देता है। कुकी जैसे ही उठने वाली थी, 4 बॉडीगार्ड आकर उसके हाथ पैर पकड़कर स्ट्रेचर पर उसे सुला देते हैं। अब कुकी हिल भी नहीं पा रही थी। इधर आहान कुकी के किडनैप होने से बौखला गया था। वो बेसुध होकर कार चला रहा था। उसे ये तक होश नहीं था कि वो जा कहाँ रहा है। कुकी उसे मिलने वाली है या नहीं, वो कहाँ है, किस हालत में है, कैसी है, वो लोग उसके साथ क्या कर रहे होंगे, और उसका बच्चा भी तो उसके पेट में पल रहा है। यही सब ख्यालात से आहान का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। न जाने वो कब से अपनी गाड़ी रास्ते पर दौड़ाए जा रहा था। दिल के एक कोने में डर पनप रहा था। बार बार उसका दिल दुआ मांग रहा था कि कुकी और उसका बच्चा ठीक हो। उसे बार बार इस बात का अफसोस हो रहा था कि वो क्यों कुकी को हॉस्पिटल लेकर गया। अगर वो कुकी की बात मान लेता और उसे घर छोड़ देता तो शायद अब परिस्थिति कुछ और होती। इन सवालों से झुंझलाते हुए आहान सड़क के किनारे अपनी कार रोकता है। करीब 5 मिनट के बाद आहान का मोबाइल बजने लगता है। आहान बोला, हेलो। उधर से प्रेम की आवाज़ आई। आहान कुकी का पता चल गया है, लाइव लोकेशन सेंड किया है, चेक कर ले। और तुरंत पहुंच उस जगह पे। प्रेम इतना कहकर कॉल कट करता है। आहान लोकेशन चेक करता है तो उसे पता उसके आसपास ही चलता है। आहान झट से अपनी कार स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर गोदाम में कुकी छटपटा कर अपना हाथ पर छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो खुद को छुड़ाने की सबसे गुहार लगा रही थी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या तोड़ रहे हो? जल्द से जल्द ऑपरेशन प्रोसेस स्टार्ट करो। करण डॉक्टर्स की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा। वो सारे डॉक्टर्स हड़बड़ा कर कुकी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुकी तो हैरानी से करण की तरफ देख रही थी। करण, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूँगी। करण, मैं हार गई। अगर तुम मेरे जिस्म को मुझे हासिल करना चाहते हैं तो मैं कुछ भी कहूँगी। करण सर, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, मैं नहीं रोकूँगी। लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज़, वो मासूम है। करण, इन सब में उस नन्ही सी जान की क्या ही गलती? वो तो अभी तक इस दुनिया में आई भी नहीं। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुद सौंप दूँगी करण, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो। कुकी लाचारगी से बोली। इस वक्त वो किस हद तक खुद को बेबस महसूस कर रही थी, शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। यही लाचारी, यही बेबसी, यही मजबूरी तो मुझे तुम्हारे चेहरे पर देखनी थी बेबी। लेकिन जब मैंने ऑफ़र दिया तूने उसे ठुकरा दिया। बट इट्स टू लेट बेबी, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। करण ने कहा, अबे तुम लोगों को हर चीज़ समझाना पड़ता है क्या? जल्द से जल्द इस बेबी को अबॉर्ट करो। करण उन डॉक्टर्स को कहा। करण की हिदायत पाते ही वो डॉक्टर कुकी के सूट को उसके पेट से फाड़ देते हैं और रुई से उसकी बेली साफ करने लगते हैं। सिर्फ 1 प्रेग्नेंट है, इसीलिए बेबी अबॉर्ट करने के लिए ये प्रोसेस काफ़ी क्रिटिकल है। उनमें से एक डॉक्टर ने कहा, अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन बच्चा इस दुनिया में आना नहीं चाहिए। करण ने झल्ला कर कहा, हाथ जोड़ती हूँ सर मैं आपके, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, बेकसूर है वो। अरे संतरा, तू क्यों बचाना चाहती है इस बच्चे को, जब इसका बाप खुद इस बच्चे को मारना चाहता है? इस बार करण ने सीरियस टोन में कहा। कि हैरानी से करण को देखती है। मतलब ये है कि आहान ने खुद हमें ये ऑर्डर दिया है कि हम इस बच्चे को मार डालें। उसे लगता है कि ये बच्चा उसका नहीं, ये किसी और के बच्चे को तुम अपने पेट में पाल कर ज़बरदस्ती तुम उसकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश कर रही हो। उसे डर है कि आगे चलकर इस बच्चे के नाम से तुम उससे और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करोगी, इसीलिए वो इस बच्चे को मारना चाहता है। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद ही सोचो क्योंकि तुमने जब उसे बताया कि ये उसका बेबी है तो उसने तुम्हारे मुंह पे इस बेबी को अपनाने से इनकार कर
दिया था, करण ने सीरियस टोन में कहा और कुकी के बगल में पड़े स्टूल पर बैठ गया। आहन मेरा दोस्त है कुकी, लेकिन उनकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से मैं उसे नफ़रत करता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि तुम मुझ पर भरोसा करो, लेकिन तुम खुद समझदार हो। कौन सही है और गलत तुम खुद समझ सकती हो। करण की बातों से कुकी के तो पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। वो कब से अपनी हिम्मत जुटा रही थी, अब उसकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। वो रोते हुए बोली, आई हेट यू आहान सर, आई हेट यू। ऐसा ही है कुकी, तुम मानो या ना मानो, सच नहीं बदलता। आई एम सो सॉरी कुकी, लेकिन मुझे ऑर्डर्स तो फॉलो करने ही होंगे, करण ने कहा और एक इंजेक्शन निकालकर कुकी के गर्दन पर इंजेक्ट करता है। थोड़ी देर में कुकी बेहोश हो जाती है। वो डॉक्टर आगे बढ़ पाते उससे पहले ही गोदाम के पीछे दरवाजे पर एक कार दनदनाते हुए अंदर आती है। अंत में आहन पहुंच ही गया कुकी के पास, और शायद वो यही चाहता था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। आहन आओ देखा न ताओ, वो पागलों की तरह सब पर गोली चलाने लगा। इसमें कोई शंका नहीं थी कि आहन एक शार्प शूटर था। अपने डिफेंस के लिए वहाँ खड़े गार्ड्स भी आहन पर गोली चला रहे थे, लेकिन आहन खुद को बचाने में सफल हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस वॉर में अपने ही अपने दुश्मन बन जाते हैं, वो वॉर हारना सुनिश्चित है। अपनों से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होता इस दुनिया में। ऐसा ही कुछ आहन के साथ हो रहा था। करण एक छोटा सा गन निकाल के उसमें एक नेल फिट करता है और उसे आहन के गर्दन पर पॉइंट करता है और ट्रिगर दबाता है, जिससे वो नेल जाकर आहन की गर्दन पर चुभता है, जिसे आहन के मुंह से एक आह निकलती है। वो झट से उस नेल को निकाल कर दूर फेंकता है। तभी उसकी नज़र करण पर जाती है। करण, तू यहाँ क्या कर रहा है? आहन हैरानी से पूछा। फिर आहन की नज़र कुकी पर जाती है। उसकी हालत देखकर आहन अपनी जगह जमसा जाता है। कुकी स्ट्रेचर पर जिंदा लाश की तरह पड़ी थी और कुछ डॉक्टर उसे घेर कर खड़े थे। उसके बाल बुरी तरह से स्ट्रेचर पर बिखरे हुए थे। आहन जैसे ही कुकी को तरफ बढ़ने लगता है, वैसे ही उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। ये क्या बात हुई आहन, तेरे कदम तो अभी से लड़खड़ा गए। चल कोई बात नहीं, दोस्त होते किस लिए हैं, मैं तुझे सहारा दे देता हूँ। अब धीरे धीरे तुझे सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आने लगेगा। फिर तेरी बॉडी के हर पार्ट्स भी काम करना बंद हो जाएगा। तू 1 घंटे के लिए एक जिंदा लाश बन जाएगा आहन, और मेरे लिए 1 घंटा काफ़ी है अपने मिशन को अंजाम देने के लिए, करण ने कहा। अब करण जैसा बोल रहा था वैसा ही आहन के साथ हो रहा था। आहन का हाथ काम करना बंद कर देता है, पैर भी लड़खड़ा जाते हैं। करण गुस्से से उसके पास आता है और एक जोरदार किक मारता है, जिससे आहन दूर जाकर गिरता है। करण, ये क्या कर रहा है यार तू? मेरी मदद करने के बजाय मुझे मार रहा है। पागल हो गया है क्या तू? आहन चिल्लाते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। जब तक मैं तुझे तड़पते, बिलखते, रोते, बर्बाद होते हुए नहीं देख लेता, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, करण ने चीखते हुए कहा और एक जोरदार पंच आहन के जबड़े पर दे मारा। ये क्या कर रहा है यार तू? तू तो मेरा दोस्त है ना। अगर ये मजाक है तो बंद कर ये मजाक। ये मजाक करने का वक्त नहीं है यार। आहन जमीन पर पड़े हुए कहा, दोस्त 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 गया तेल लेने। मैं नहीं हूँ कोई तेरा दोस्त वोस्त, दुश्मन हूँ मैं तेरा दुश्मन, समझा? करण, ये क्या बकवास कर रहा है? बंद कर अपनी बकवास, अब बहुत हो गया। उठने में मेरी मदद कर, पता नहीं मैं उठ क्यों नहीं पा रहा, आहन ने अब झल्लाते हुए कहा। करण कुकी की तरफ आहन का चेहरा करके दांत पीसते हुए कहा, देख इसे गौर से, इस लड़की को देख। बीवी है ना ये तेरी, माँ बनने वाली है ना ये तेरे बच्चे की, लेकिन देख किस हालत में वो पड़ी है। और पता है इसका जिम्मेदार कौन है? तेरी वजह से आज उसकी हालत ये हो गई है। अब आहन को भरोसा होने लगा था कि करण कोई मजाक नहीं कर रहा, वो सच बोल रहा है। करण ठहाका मारकर हंसने लगता है, जैसे वो आहन की हालत का मजाक उड़ा रहा हो।
करण, ये तू क्यों कर रहा है? तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं ना, फिर तेरे दिल में मेरे लिए इतनी कड़वाहट क्या कहाँ से पनप गई? मेरे लिए इतनी नफरत, उसके पीछे वजह क्या है करण? आहन तेज आवाज़ में कहा। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि करण जो उसका दोस्त है वो उसके साथ अपनी छोटी बड़ी खुशियाँ, दर्द खुशी सब बांटता था, वही उसका दुश्मन है। वो हमेशा उसके साथ दोस्त की तरह रहा और आज वो उसे ये दिन दिखा रहा है। आहन के दिल में एक तेज दर्द की लहर दौड़ उठी। मैं तो तुझे कभी दोस्ती निभा ही नहीं पाया था आहन। हमेशा तेरे लिए मेरे दिल में एक कड़वाहट थी जो मैं जता भी नहीं पा रहा था, सिर्फ अंदर ही अंदर घुट रहा था। तुझे टूटते हुए देखना चाहता हूँ मैं मेरे भाई। अपने दोस्त की एक मुराद पूरी नहीं करेगा, करण ने कहा। आहन के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। वो तो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसकी ज़िंदगी उसके साथ कौन सा खेल खेल रही है। करण खड़ा होता है और आहन के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहा, सच कहूँ तो तू इस दुनिया का सबसे बेवकूफ़ और गधा है। तरस आ रहा है मुझे आहन पर। करण उन डॉक्टर को ऑर्डर देते हुए कहा, मार दो इसकी बीवी और इसके बच्चे को। देखता हूँ ये कैसे नहीं टूटता। नहीं करण, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तुझे मुझसे दुश्मनी है ना, तो मेरी जान ले ले। मेरी कुकी को जाने दे, वो मासूम है करण। आज तुझे मेरी जान चाहिए तो ले ले, लेकिन उसे छोड़ दे करण। आहन लगभग चिल्लाते और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं क्या करूँगा आहन तेरी जान लेकर? जिंदा लाश को देखने में मज़ा है, वो मुर्दे को देखने में, कहा। करण ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, वैसे इस लड़की पर इतनी दया क्यों आ रही है भाई आज तुझे? शायद ये कहना गलत होगा कि क्योंकि जब तू उसके साथ जानवर से बदतर ज़िंदगी जी रहा है तो उसे दर्द दे रहा है और वो चुपचाप सहती रही, तो फिर उसे दर्द देता और वो फिर भी सहती रही, तो उसे बेइज्जत करता रहा, हर कदम पर जलील करता रहा। हम दोस्तों के सामने तो उसे अपनी रखेल कहकर परिचय कराया, उस पर हाथ उठाया, उसके मुंह पे पैसे मारता, लेकिन फिर भी वो चुप रही। लेकिन तुमने एक बार भी ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो ये सब क्यों कहती है और क्यों सहती है, क्यों तेरे वो टॉर्चर को बर्दाश्त करती है। सो सैड, करण ने जानबूझकर छोटा सा मुंह बनाकर कहा। पता है, एक दिन आधी रात को मैं उसके अपार्टमेंट गया था। मैंने उसका रेप करने की कोशिश किया। आखिर में वो खुद को बचाने के लिए उसने अपना नश काट लिया, लेकिन फिर भी वो तुझे कुछ नहीं बता पाई। पता है क्यों? क्योंकि उसे तुझ पर भरोसा ही नहीं। अगर वो हिम्मत करके तुझे बता भी देती तो तू उल्टा उसी को दोष ठहराता। ये कहकर उसे जलील करता कि वो मुझ पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो फिर से चुप हो गई। करण ने कहा, क्योंकि कोई इंसान नहीं, वो तेरे हाथ की कठपुतली है। तू उसे जैसे नचाता गया वो वैसे नाचती गई, लेकिन ये समझने की गलती मत करना कि वो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है। उसे तोड़ना इतना आसान नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, बेबसी और मजबूरी अच्छे अच्छों को तोड़ मरोड़ के रखती है। वैसा ही कुछ कुकी के साथ हुआ। जब उसे पता चला कि उसके भाई को ब्लड कैंसर है, वो बौखला गई। वो बिन माँ बाप की बच्ची, माँ की तरह तनिष्क की परवरिश करती। इलाज में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। लड़की है वो, यही सोचकर उसने खुद को तुझे बेच दिया। जानबूझकर वो तेरे हाथ की कठपुतली बन गई। आहन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये सच्चाई का पहला पहलू है आहन, और अभी से तेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे धक्के तुझे मिलने वाला है आहन। बेस्ट ऑफ लक, करण ने कहा। तू तो मर्द बनने लायक ही नहीं है कमीना। जल्द से जल्द सब कुछ निपटाओ। 1 घंटे तक ये आहन कुछ नहीं कर पाएगा। आज ये बैठकर अपनी ज़िंदगी का तमाशा देखने वाला है। करण ये कहते हुए कुकी की तरफ बढ़ने लगा तो आहन पीछे से चिल्लाकर कहा, नो करण, नो नो। लेकिन करण तो बदले की आग में इस तरह जल रहा था कि आहन की बातें उसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। उनमें से एक डॉक्टर एक शार्प नाइफ निकालता है और कुकी के पेट की तरफ बढ़ने लगता है। कुकी, गेट अप। तुम इस वक्त
इस तरह नहीं हार सकती। तुम तनिष्क को बहन की तरह नहीं, माँ की तरह संभाला है, और इस वक्त तो तुम्हारे बच्चे का सवाल है कुकी। अगर तुम ऐसे सोते रह गई तो ये लोग तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। कुकी कुकी गेट अप, आहान चिल्ला रहा था। वो लोग कुकी के बच्चे को कुछ कर पाते उससे पहले चारों तरफ गोली चलने की आवाज़ आई। गोली की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि एक पल के लिए तो करम ब्लैंक ही हो गया। आ गया तुम सबका बाप, आहा ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी आई ब्लिंक कर किया। वह सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे तसल्ली हो गई थी कि अब कुकी और उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। आ तो गया लेकिन जिंदा लौट कर नहीं जाएगा, करण ने कहा और बाहर की तरफ जाने लगा। करण दरवाजे के पास गया ही था कि उसकी नज़र सामने से आ रहे यतीश पर जाती है, जो अपने हाथ में गन लिए अंदर की तरफ आ रहा था। उसके चारों तरफ गोलियां चल रही थीं। करण के गार्ड्स और यतीश के गार्ड्स के बीच टाँका भिड़ा हुआ था। करण जैसे ही यतीश पर गोली चलाता है, यतीश थोड़ा साइड होता है और अपना निशाना सीधे करण के हाथ में लगाता है, जिससे करण के हाथ से बंदूक छूटकर नीचे गिर जाता है। यतीश एक जोरदार पंच उसके मुंह पे मारते हुए कहा, लगता है यतीश सिंह रायजादा को तूने बहुत हल्के में ले लिया। यतीश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके फैमिली को कोई आंख उठाकर देखे तो उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। इधर गोदाम के बाहर एक कार आके रुकती है। उस कार से राहा तनिष्क को अपनी गोद में लिए निकलती है। आदि जो बाहर कुछ गार्ड से भिड़ रहा था, वो राहा को देखकर कहा, भाभी आप यहाँ क्यों आई? तनिष थोड़े गुस्से से कहा, मैं अपनी बटरफ्लाई को प्रोटेक्ट करने आया हूँ, समझे आदि सर आप? आदि ने कहा, अरे भाभी यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, ये रियल फाइटिंग है, आप यहाँ से जाइए। अगर भाई को पता चला कि आप यहाँ हैं तो भाई गुस्सा हो जाएंगे। तभी एक आदमी आकर तनिष के मुंह पर मुक्का मारने ही जा रहा था कि राहा ने उसका हाथ हवा में रोक दिया। आदि ये देखकर हैरान रह जाता है। राहा ने कहा, रियल फाइटिंग देखना चाहेंगे भैया? आदि हैरानी से कहा, आपको फाइटिंग आती है भाभी? राहा ने कहा, मैंने भी सीखा है सेल्फ डिफेंस कॉलेज में। आदि ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आज भाभी दिखा ही दीजिए अपनी फाइटिंग स्किल। राहा तनिष्क को कार के अंदर बिठाकर बोली, बच्चा राहा दीदू बस अभी आ रही हैं। अगर आपको उनकी टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है तो आप उन्हें अपनी टैलेंट दिखाने दो ना। तनिष्क हाँ में गर्दन हिला देता है। तभी राहा आदि के पास आकर कहा, अपनी बेल्ट दीजिए। पक्का भाभी? आदि ने कहा। राहा गर्दन हाँ में हिलाती है तो आदि अपनी पैंट से बेल्ट निकल कर राहा को देते हुए कहा, अगर पैंट खुल गई तो आदित्य सिंह रायजादा की इज्जत की तो धज्जियां ही उड़ जाएंगी भाभी। राहा बेल्ट को अपने हाथ में 2 बार फोल्ड करके कहा, क्यों अंदर कुछ पहना नहीं है क्या? आदि हैरानी से कहा, पक्का ये भाई का ही असर है। कुछ आदमी जो आदि की तरफ बढ़ रहे थे, आदि और राहा दोनों मिलकर उन्हें कूटने लगते हैं। इधर गोदाम के अंदर यतीश किसी को मारता तो वो दोबारा उठने के लायक नहीं रहता। प्रेम भी सबको पटक पटक कर मार रहा था। करण भी यतीश के गार्ड से लड़ रहा था। तभी डर से सारे डॉक्टर्स भी वहां से धीरे धीरे खिसक गए थे। बस एक डॉक्टर वहां पर खड़ा होकर अभी तक कुकी के अबॉर्शन की तैयारी कर रहा था। राहा और आदि पीछे से जाकर उसका सर पकड़कर दीवार पर दे मारते हैं और दूसरे स्ट्रेचर पर आदि उस डॉक्टर को लिटाकर कहा, भाभी आइए आज दोनों मिलकर आज इसका पोस्टमार्टम करते हैं। राहा को देखकर करण ने कहा, एक को उठाया तो ये सारे रायजादा के सब उठकर यहाँ चले आए। करण वहाँ से खिसक कर जाने ही वाला था कि पीछे से यतीश उसकी गर्दन पकड़कर कहा, तुम कहाँ चले? अभी तो तुम्हारा हिसाब किताब करना बाकी है। यतीश करण को राहा के पैर पर फेंकता है। मौके का फ़ायदा उठाकर करण राहा के गले में चाकू रखकर कहा, आहान की बीवी को बचाने के चक्कर में कहीं तू अपनी बीवी को ही ना खो दे। यतीश ने कहा। यतीश गुस्से से कहा, छोड़ दे उसे वरना ऐसी हालत करूँगा कि यमराज भी तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। करण ने कहा, उफ ये प्यार कर करके अपनी बीवी को काफ़ी सेक्सी बना दिया है। यतीश उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है तो करण चिल्लाकर कहा, एक और कदम आगे बढ़ाया तो तेरी बीवी गई।
करण राहा की गर्दन पर चाकू रखकर दरवाजे के पास जाता है और राहा को अंदर धकेलकर दौड़ते हुए वहां से भागने लगता है। यतीश अपनी गन निकालकर उसके पैर पर निशाना लगाता है, जिससे करण लंगड़ाते हुए वहां से जाता है। चाहे जिंदा हो या मुर्दा, मुझे वो चाहिए। पैर में गोली लगी है, ज़्यादा दूर तो वो भाग नहीं सकता। पकड़ो उसे, यतीश अपने गार्ड्स पर गरजते हुए कहा। यतीश राहा के पास घुटने के बल बैठकर यतीश अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसकी कलाई पर बांधते हुए कहा, किसने कहा था तुझे यहाँ आने के लिए प्रिंसेस? प्रेम यतीश पर गरजते हुए कहा। देख नहीं रहा कि उसकी कलाई पर चोट लगी है, ऊपर से उसे डांट रहा है। राहा ने कहा, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। यतीश ने राहा की बाजू पकड़कर कहा, फिक्र गई तेल लेने, अगर तुझे कुछ हो जाता तो प्रिंसेस। आदि ने कहा, हाँ तो क्या ही फर्क पड़ता भाई, एक गई तो दूसरी आ जाएगी, आपके लिए थोड़ी ना लड़कियों की कमी है। ये सुनकर राहा की आंखों में नमी आ जाती है। प्रेम आदि के गाल पर एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, किस वक्त क्या कहना है, तुझे इतना भी समझ नहीं है बेवकूफ़। आदि अपने गाल पर हाथ रख कर कहा, मेरा मतलब ये था भाई कि एक गई तो दूसरी आ जाएगी। प्रेम राहा को उठाते हुए कहा, राहा उठो, ख्याल रखा कीजिए अपनी बच्ची का ससुर जी। यतीश ने कहा, अगर ज़्यादा बकवास किया तो दूसरा थप्पड़ तेरे गाल पर जड़ दूंगा। प्रेम ने कहा। अनजाने में प्रेम का हाथ राहा की चोट को छू जाता है। राहा कराहते हुए बोली, मम्मी। यतीश ने कहा, अब सासू माँ को भी ले आइए ससुर जी, आपकी बच्ची मम्मी की डिमांड कर रही है। प्रेम गुस्से से कहा, तू अब जरूर पिटेगा। राहा खड़ी होकर कुकी के पास जाती है, क्योंकि कुकी जिस हालत में थी उसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। राहा उसका सूट ठीक करने लगती है, जो कि उसकी पेट पर से फटा हुआ था। आदि दौड़कर कार से पानी की बोतल लाया। राहा कुकी के चेहरे पर 2-3 बार पानी के छींटे मारती है। इधर आहान मुश्किल से खड़ा होता है। अब तक 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, इसलिए उसकी बॉडी से दवाई का असर भी खत्म सा हो रहा था। यतीश की नज़र जैसे ही आहान पर जाती है, उसका चेहरा सर्द हो जाता है। आहान ने कहा, थैंक यू भाई, अगर आप सही वक्त पर आकर आपने कुकी और उसके बच्चे को न बचाया होता तो क्या ही हो जाता आज। आहान ने कहा, सटाक। यतीश दंदनाते हुए आहान के पास आया और एक पंच उसके जबड़े पर दे मारा और कहा, तू खुद को समझता क्या है आहान? तू जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब किसी के बदला लेने के लिए तू इतना गिर जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। और कितना गिरेगा आहान, और कितना? अपने अंदर सारे इंसानियत बेचकर खा लिया है क्या तूने? पर मैंने क्या ही किया है भाई? आहान हैरानी से कहा और लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गया। मुझे लगता था इस दुनिया का सबसे गिरा हुआ बाप मेरा ही बाप है, लेकिन तू तो उससे भी गिरा हुआ निकला। अरे बच्चे को अगर तू नहीं अपनाना चाहता तो मत अपना। मैंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया है तुझे उस बच्चे को अपनाने के लिए। हम सब है उस बच्चे को संभालने के लिए, उसे मारने की क्या ही ज़रूरत है? तुम दोनों की गलती की सज़ा वो नन्ही सी जान क्यों भुगत रहा है भाई? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्यों अपने बच्चे को मारूंगा भाई? आहान गुस्से से तिलमिला उठा। यतीश ने कहा, कुकी और उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश करके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है आहान, बहुत बड़ी। मुझे लगा था तू फ्रस्ट्रेशन के चलते ये सब कर रहा है, बट यू प्रूव्ड मी टोटली रॉन्ग। तूने तो अपने अंदर नफ़रत की ऐसी दीवार पैदा कर दी है कि उस दीवार को फांद कर जाना नामुमकिन है। अब अगर कुकी और उसके बच्चे की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये याद रखना। आहान का दिमाग अब सनक चुका था। वो गुस्से से एक मुक्का यतीश के मुंह पर जड़ देता है और चिल्लाते हुए कहा, कब से सिर्फ आप ही बोले जा रहे हैं भाई, मुझे तो बोलने का मौका भी नहीं दे रहे। अरे मैं उस गलती की सज़ा क्यों भुगतूं जो गलती से मैंने किया भी नहीं? अपने बच्चे को कौन मारता है भाई? मैं तो कुकी को बचाने आया था। यतीश गुस्से से अपने हथेलियों की मुट्ठी भींच लेता है। इस तरह से बचा रहा था तो ये ज़मीन पर लेटकर
मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, यहाँ पर बैठकर तू सिर्फ तमाशा देख रहा है। यह यूँ कहें कि उस बच्चे के मरने का इंतज़ार कर रहा है। यतीश एक पंच और अहान के चेहरे पर रखता है। अहान अपना हाथ उठा पाता उससे पहले ही राहा उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए बोली, पागल हो गए हैं क्या आप दोनों भाई? आपस में क्यों लड़ रहे हैं? प्रेम अपना सर पकड़ लेता है और आदि खुद उस बॉटल का सारा पानी गटक जाता है। राहा गुस्से से बोली, यतीश आप हर बार अहान भाई पर इस तरह से हाथ नहीं उठा सकते। और अहान भाई आप, यतीश आपके बड़े भाई हैं ना, आप उन पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? क्या उखाड़ लोगे आप दोनों भाई आपस में लड़कर? आदि खींचकर राहा को उनके बीच से बाहर ले आता है और कहा, भाभी आपको नहीं पता, आप दोनों का हमेशा चलता रहता है। बचपन से ही ये ड्रामा हम देखते आ रहे हैं। आप साइड में खड़े होकर इस मूवी का आनंद उठाइए ना। आप चुप रहिए वरना मेरा हाथ आप पर उठ जाएगा आदि भाई। राहा गुस्से से बोली। प्रेम ने कहा, तू कल्टी मार ले आदि मानव, वरना आज तो तू सबसे पिटेगा। मुझे लगता है तेरी ग्रह नक्षत्र उल्टी दिशा में चल रहे हैं। आदि मुंह लटका लेता है। इधर यतीश गुस्से से अहान की तरफ फिंगर पॉइंट करके कहा, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ अहान। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।